SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम सीजन 5। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहला कदम के सीजन 5 के इस खास एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं डेट इन्वेस्टमेंट की। यानी कि डेट के लिहाज से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से निवेश के विकल्प मौजूद होने चाहिए और आपको कैसे चुनाव करना चाहिए इनका, इसी पर हम फोकस करेंगे। मेरे साथ हैं एसबीआई की तरफ से डीपी सिंह और आनंद राठी की तरफ से फिरोज अजीज। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास चर्चा में। तो हमेशा की तरह हम निवेश के तमाम पहलुओं को सुलझाते हैं निवेशकों के लिए, और आज हमारा फोकस डेट म्यूचुअल फंड्स पर है। या अगर मैं पोर्टफोलियो के लिहाज से समझना चाहूँ डीपीसी, तो डेट में आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की पहचान करनी चाहिए, इक्विटी डेट का रेशियो कितना होना चाहिए, इस तरह के जो सवाल है इसमें लोग हमेशा फंस जाते हैं। शुरुआत हम करते हैं ताजा माहौल से, जहां पर हम देख रहे हैं अनिश्चितता बनी हुई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की जहां तक बात है, लोग निवेश कर रहे हैं लेकिन कतरा भी रहे हैं। अब ऐसे में डेट निवेश, क्योंकि बहुत कंजर्वेटिव भी अब लोग हो गए हैं अपने निवेश को लेकर, मुनाफे के तो बारे में वो बाद में सोचते हैं, पहले उनका पैसा जो है, उनकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कैपिटल डाला था वो सुरक्षित रहे, वो उनकी पहली प्राथमिकता बन गई है। ऐसे में डेट इन्वेस्टमेंट कैसे काम आते हैं, पहले आप में ये समझ। तो पे जब हम डेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जनरली एक ये धारणा बनी हुई है कि डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये बात सही है और गलत भी है, क्योंकि विद इन डेट आल्सो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह के फंड में या किस कैटेगरी में आप जा रहे हैं और उसका पोर्टफोलियो कैसा है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि लोगों ने बहुत अपना जो पैसा कुछ गवाया है कुछ डेट फंड में, जहाँ पे बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट की गई थी। सबसे पहले तो सिर्फ ये समझ लेना कि क्योंकि मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए मैं डेट में जा रहा हूँ, तो ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि डेट में भी आप सही या गलत हो सकते हैं, वहां पे भी विद इन डेट आल्सो यू हैव टू बी कंजर्वेटिव, यू हैव टू बी मॉडरेटली एग्रेसिव, यू कैन बी एग्रेसिव। तो जिस तरह का आप रिस्क लेंगे उस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आज की डेट में हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं विद इन डेट कैटेगरी, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में हम जा रहे हैं। क्योंकि 3 तरह के रिस्क होते हैं अगर हम डेट की बात करें तो। सबसे पहला रिस्क होता है जिसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं, कि अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ऊपर या नीचे जाते हैं तो उसकी वजह से क्या जो आपकी सिक्योरिटी है उसका भाव कैसे ऊपर या नीचे होगा, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी सबसे ज्यादा अहमियत ये है कि वो जो आपका पेपर है वो कितना लंबा पेपर है, कितनी अवधि का पेपर है। अगर शॉर्ट टर्म का पेपर है तो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लंबी अवधि का पेपर है तो उसका क्योंकि तो वैल्यूएशन है वो ऊपर नीचे होती है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते या कम होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ओर से या खुद अपना रिसर्च करके ये समझना पड़ेगा कि डेट फंड में रिस्क किस किस तरह के होते हैं। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, फिर उसके बाद उसमें रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क। क्योंकि ये तो जैसे हम बैंक में लोन दिए जाते हैं उसी तरह म्यूचुअल फंड भी कॉर्पोरेट्स को लोन देता है। और किस कैटेगरी में, क्योंकि जिस तरह से हम अगर बैंक में कोई लोन देता है तो उसका क्या देखा जाता है, उसका सिबिल स्कोर देखा जाता है कि सिबिल स्कोर किसका कितना है। जितना उसका बढ़िया स्कोर होगा उतना कम रेट पे उसको ब्याज मिलेगा। इसी तरह से म्यूचुअल फंड के डेट फंड जब अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ये देखते हैं उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग अगर AAA है जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है, या A1+ है जो कि शॉर्ट टर्म पेपर में होती है, तो उस तरह का एक सुरक्षित पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। और कितनी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं उसके साथ लिंक करना जरूरी है। ये इतना आसान नहीं है कि डेट है तो मतलब सेफ है, ऐसा कहना कुछ गलत होगा। उसके बारे में समझ के लगाना बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। समझने के बाद ही जो है आपको डेट में निवेश करना चाहिए। और मेरे ख्याल से निवेशकों ने काफी हद तक, जहां तक डेट की कहानी की अगर मैं बात करूं, तो काफी घाटा भी झेला है। हमने कई सारी दिक्कतें भी देखी है पिछले साल और इस साल भी, जो डेट के पूरे इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में हमें आती हुई दिखाई दी है। खैर, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन फिरोज, जहां तक सेबी की क्लासिफिकेशंस की बात है, दैट कैटेगरी में 16 कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं, जहां पर निवेशक अपनी निवेश की अवधि को लेकर, अपने रिस्क एपेटाइट को लेकर निवेश कर सकते हैं। 16 कैटेगरीज यहाँ, जिनमें कंफ्यूजन भी होगा एक आम निवेशक के लिए, कैसे सिलेक्ट करें कि हमारे लिए कौन सा डेट निवेश सही है।
आई थिंक जैसे आपने कहा कविता जी, 16 कैटेगरीज हैं। 16 कैटेगरीज बहुत ज्यादा होती हैं। एक रिटेल निवेशक के लिए 16 कैटेगरी शायद रेलेवेंट ना हो। मेरे हिसाब से 4 कैटेगरीज चुने अपने लिए जो रेलेवेंट है। इफ आई हैव टू सजेस्ट, एक 4 कैटेगरीज होती हैं, शॉर्ट टर्म फंड, बैंक पीएसयू, डायनामिक बॉन्ड फंड एंड कॉर्पोरेट डेट, corporate bond funds, या फिर मीडियम टर्म फंड। आई थिंक इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड मीडियम टर्म, मैं मीडियम टर्म की कैटेगरी चुनूंगा। तो ये 4 कैटेगरी से ही अगर आप अपने फंड्स चुनेंगे आज की करंट सिचुएशन में, तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर थिंग। तो बाकी 12 कैटेगरीज को आप इग्नोर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट के लिए। जाहिर सी बात है, लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड्स दूसरे नतीजों के लिए काम आते हैं, दूसरे लक्ष्यों के लिए काम आते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म पार्किंग्स के लिए। इन्वेस्टमेंट इन डेट इस 4 कैटेगरीज में सीमित रखना चाहिए आज की करंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को मद्देनजर रखें। लेकिन जहां तक डेट की कहानी की बात है डीपी जी, निवेशकों के जहन में ये सवाल तो आएगा ही, जिस तरह से डिफॉल्ट के सिनेरियोज हमने आते हुए देखे हैं, जिस तरह से कंपनियों की तरफ से डेट म्यूचुअल फंड्स में हमने गतिविधि आते हुए देखी है, जहां पर काफी परेशान हुए हैं निवेशक। इसको आगे बढ़ाकर सेबी ने कई कड़े कदम भी यहाँ पर उठाए हैं, जहां पर डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए गाइडलाइंस भी निकाली गई हैं। ये पूरा मामला क्या है और कैसे निवेशक समझे कि उनका जो डेट म्यूचुअल फंड है वो सेफ है और इस तरह से जो भी घाटा फेस किया निवेशकों ने वो उन्हें नहीं करना पड़ेगा? देखो, 3 या 4 चीजें जो देखनी बहुत आवश्यक होती है किसी भी निवेशक के लिए अगर वो डेट फंड में पैसा लगा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस फंड में वो पैसा लगाया जा रहा है उसकी अवधि और निवेशक के पैसे लगाने की अवधि में मैचिंग होना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति 3 साल के लिए पैसा लगाना चाहता है या 1 साल के लिए पैसा लगाना चाहता है या कोई ऐसा पैसा लगाना चाहता है, पता नहीं मेरे को 2 महीने में भी जरूरत पड़ सकता है, हो सकता है साल भी पड़ा नहीं, तो इन तीनों सिचुएशन में फंड डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है। अगर आपका पैसा ऐसा है कि 1 महीने से लेके 1 साल तक कोई भी समय होता है, जैसे कि हम बैंक में अगर लगाए, सेविंग्स बैंक में रख देते हैं ऐसा पैसा, या 3 महीने की एफडी कर देते हैं क्योंकि पता है 3 महीने तो रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे पैसे के लिए आपके लिए, जैसे फिरोज जी ने बोला, आपके शॉर्ट टर्म फंड है या मनी मार्केट फंड होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है। और मनी मार्केट फंड जो रहता है वो अच्छा रहता है अगर आपको अनिश्चितता है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। परंतु अगर आपका, और उसमें भी देखना पड़ेगा, अगर मनी मार्केट फंड में लगा रहे हो तो उसमें आपका कितना पोर्टफोलियो सेफ है, ट्रिपल ए रेटेड में कितना है, डबल ए में कितना है। जितना ज्यादा ट्रिपल ए रेटेड में होगा या A1+ में होगा उतना ही सेफ वो फंड रहेगा। और दूसरी बात ये भी देखनी बहुत जरूरी है कि डेट फंड में जब पैसा लगा रहे हो तो हमेशा अगर आप हाईएस्ट रिटर्न की बात करोगे, स्पेशली इन शॉर्ट टर्म फंड में, तो वो हायर रिस्क के साथ ही आएगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो इकोनॉमी के रेट के हिसाब से हो। आज की डेट में इकोनॉमी जो पॉलिसी रेट है जिसको हम रिपो रेट बोलते हैं वो 3.75% है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म का फंड जो आपको 5-5.5% तक ब्याज देता है या रिटर्न देता है, उसको एक ठीक ठाक फंड मान लेना चाहिए। 5.5-6% की रिटर्न मेरे को आती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऐसा फंड देखें जिसमें आपको 8% रिटर्न चाहिए या जो फंड 8% रिटर्न दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कुछ रिस्की पेपर में है, जिसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और आने वाले टाइम में उसमें कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई डिफॉल्ट भी हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि शॉर्ट टर्म में अगर लगाना है तो उस पर पोर्टफोलियो क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द फंड हाउस, वो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। और अगर आपका मीडियम टर्म है या 1 या 3 साल के लिए अवधि है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म फंड देखना जाएगा। फिर विद इन शॉर्ट टर्म फंड आपको देखोगे, आप अगर 20 फंड है तो उसमें कुछ फंड ऐसे रहेंगे जिनका ट्रिपल ए रेटेड 100% है और कुछ ऐसे रहेंगे जिनका ट्रिपल ए रेटेड 60% है। तो अब फिर वही देखना पड़ेगा कि आप कितने कुछ रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, 75-80% वाले पे लगा दीजिए। अगर नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो उसमें आप 100% ट्रिपल ए रेटेड में लगा दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास थोड़ा बहुत जो ब्याज दर ऊपर नीचे जाने से जो वॉलेटिलिटी आएगी, बस उसी का ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म फंड बहुत बढ़िया है। और अगर आपका पैसा ऐसा कि जो आप 3 साल की एफडी या 3 साल से ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो जैसे फिरोज ने बोला वो मीडियम टर्म फंड है
या आपके पास डायनामिक बॉन्ड फंड है, तो डायनामिक बॉन्ड फंड टेक्निकल होते हैं, तो जैसे उन्होंने बोला कि मीडियम टर्म फंड इज हिज चॉइस, दैट्स द बेस्ट थिंग। पर क्वालिटी ऑफ पेपर्स उसी हिसाब से देखनी है, चाहे वो शॉर्ट टर्म फंड हो या आपका लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो। क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो इज द की। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स और ब्याज दरों का जो कनेक्शन है, फिरोज, हमें ये समझाना होगा निवेशकों को कैसे ब्याज दरों के उतार चढ़ाव का असर हमें डेट फंड्स पर मिल रहे मुनाफे या रिटर्न पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। आई थिंक उसको अगर एक्सप्लेन किया जाए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 3 रिस्कों की बात की डीपी साहब ने डेट फंड्स में, एक अहम रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जैसे ही मार्केट क्या ब्याज बढ़े या घटे, वैसे ही आपके फंड की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो उस रिस्क को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर समझिए एक बॉन्ड आपने खरीदा है, फिर उसको म्यूचुअल फंड की तुलना करेंगे। अगर आपने किसी कंपनी से बॉन्ड खरीदा है, 5 लाख रुपए देके एक बॉन्ड खरीदा है फॉर एग्जांपल, और उसमें अगर आपने अपने लिए ब्याज 7% का लॉक इन कर लिया है अगले 10 साल के लिए, तो 5 लाख का एक बॉन्ड खरीदा एक कंपनी से आपने, और उसमें 7% का ब्याज अगले 10 साल के लिए लॉक इन कर लिया। ये है स्टेप 1। स्टेप 2, 6 महीने बाद जब आपके बॉन्ड के लिए मैच्योरिटी के लिए 9.5 साल और है, 6 महीने बाद जब आप मार्केट में देखते हैं कि ब्याज 8% का चल रहा है, तो आपको ये छोटा सा अफसोस रहेगा कि आपने 7% का ब्याज लॉक इन किया हुआ है और आप 7% पे फंस गए हैं, बट मार्केट में दूसरे लोगों को 8% मिल रहा है। तो आपका बॉन्ड जो है उसमें एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मार्केट में 8% चल रहा है और आपने अपने को बंदी बना लिया है 7% पे अगले 9.5 साल के लिए। तो आपके बॉन्ड की अहमियत गिर जाएगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सबको 8 मिल रहा है और आपको सिर्फ 7। तो आपके बॉन्ड की जो प्राइस थी, 5 लाख रुपए दिए थे आपने इस बॉन्ड को खरीदने के, अब अगर आप बेचने जाएंगे तो 5 लाख कोई नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में 8 का भाव चल रहा है। शायद कोई आपको 4.25 लाख रुपए दे। तो ये जो 4.5 लाख में जो 25,000 का नुकसान हुआ, क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि मार्केट में आपके ब्याज से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये जो 25,000 का नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि ब्याज दरें ऊपर चली गई, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू नीचे हो गई। वाइस वर्सा, अगर इसी को सेकेंड स्टेप में जाएं, और ऐसा भी हो सकता था कि 6 महीने बाद आप ब्याज देखें मार्केट में और वो 8 ना हो के 6 हो, बट आपने अपने लिए 7% लॉक कर रखा है, तो मार्केट में सिर्फ 6% मिल रहा है। तो आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ, आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने स्मार्ट होके 7% लॉक इन कर लिया अपने लिए। तो जैसे ब्याज दरें घटेंगी, आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ब्याज दरें अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाएं, तो आपके बॉन्ड की अहमियत कम होती जाएगी, क्योंकि आपने लोअर इंटरेस्ट रेट लॉक इन कर लिया। ये एक बॉन्ड की एग्जांपल लिया हमने। म्यूचुअल फंड भी एक बॉन्ड की तरह ही होता है, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड्स मिलके एक फंड होता है। तो दिस फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड विथ इंटरेस्ट रेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ब्याज बढ़ता है तो वैल्यू घटती है, और ब्याज घटता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। ये जो इनवर्स रिलेशन है, इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट अहम चीज है, इसको मेजर करने के लिए एक पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो की लाइफ दी जाती है, उसको कहते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको इसकी समझ दे सकता है, दैट्स आई लीव इट एट दैट, बट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड इट्स मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में तो हमने बारीकी से आपसे समझ ले ली है, लेकिन बहुत सारे निवेशक, खासतौर से वो जिन्हें ये बात का ज्ञान नहीं है कि इक्विटी और डेट के रिटर्न्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, अक्सर जो एजेंट्स होते हैं या जो प्रचार करते हैं, जो गलत प्रचार करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, मैं ऐसा कहना चाहूंगी, उनके चक्कर में फंस जाते हैं और डेट में इक्विटी जैसे रिटर्न्स की उम्मीद कर बैठते हैं। कैसे आपको ये नहीं करना चाहिए, और कैसे अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी डेट का आपको बैलेंस रखना चाहिए, और कैसे अपने लक्ष्यों के मुताबिक आप इक्विटी और डेट को बैलेंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक। SBI Mutual Fund presents CNBC Awards, पहला कदम Season 5।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहला कदम का सीजन 5 का एपिसोड, जहां पर हम डेट निवेश पर फोकस कर रहे हैं। डीपी जी, यहाँ पर बहुत सारे निवेशक डेट म्यूचुअल फंड्स तो नहीं, लेकिन डेट निवेश की जब हम बात करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट और छोटी बचत योजनाओं को कंसिडर करते हैं और पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब डेट इन्वेस्टमेंट ओवरऑल हम देखें तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी में ही शामिल होते हैं, लेकिन क्या अपने निवेश लक्ष्य के मुताबिक हमें इन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, या हमें जो फायदा है वो केवल डेट म्यूचुअल फंड से ही होगा? देखिए, उसमें ऐसा है कि अगर डेट पोर्टफोलियो जो है आपके आपके जो जितना भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसमें से कुछ तो डेट फंड में होना ही चाहिए, क्योंकि उसके जैसे पहले बड़े बारीकी से समझाया गया आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी यही एक यूनानिमस व्यू है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं। और जैसे फिरोज जी ने बोला, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर आप उस बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं जिसमें आने वाले टाइम में अगर उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उस पर जो वैल्यू बढ़ेगी तो वो कैपिटल गेन के तौर पे आपके एनएवी में आ जाता है। तो उसमें आपका जो ब्याज जो आपको मिलने वाला है वो बढ़ जाएगा। सपोज अगर आज की डेट में आप किसी बैंक की एफडी में करवाते हैं तो 5% आप या 5.5% यही ब्याज दर चल रही है आज की डेट में एफडी की। और 5-5.5% की रेट, उसके ऊपर टैक्स, और वो तो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं करता, वो नेगेटिव रिटर्न हो जाती है। तो अगर आप बॉन्ड में लगाते हैं, अगर कल को इंटरेस्ट रेट कम होता है 1% और अगर उसका पीरियड 4 साल है तो आप समझो कि उसकी 4% का कैपिटल गेन आ जाएगा। सपोज आज की डेट में अगर मैंने 5.5% की सिक्योरिटी में पैसा लगाया और 3 महीने में वो 5.5% वाला जो रेट है 4.5% अगर हो जाता है, और अगर जैसे उन्होंने बोला कि ड्यूरेशन की बात की, अगर अवधि 4 साल है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4% का कैपिटल गेन आ जाएगा। एक साधारण भाषा में ये है कि 5.5 अगर होगा तो उसका 4% कैपिटल गेन आ जाएगा। तो एक साल में आपको 5.5 तो उसका कूपन मिलेगा, 4% इसका जो कैपिटल गेन आया तो ये 9.5% हो गया। अगर आने वाले टाइम में उस पर 4.5 ही मिलेगा तो 2 साल रहेगा तो 9.5 प्लस 4.5 करके वो 14% हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ, एवरेज रिटर्न 7% हो गया। और अगर उसमें भी अगर पैसा कोई रिटर्न अगर इंटरेस्ट रेट और कम हुआ तो उसका और कैपिटल गेन आ जाएगा, या अगर आधा % बढ़ गया तो वो लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा तो उस हिसाब से करके एंड ऑफ द 3 ईयर जब आप पैसा उसको निकालते हैं तो उस पैसे के ऊपर जिस तरह से टैक्स लगता है और जितना ब्याज आपको या जितना रिटर्न आपको मिल रहा है तो वो बहुत टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि कुछ पैसा आप अगर बैंक डिपॉजिट में रख रहे हैं तो कुछ पैसा आपका जो इमरजेंसी फंड है वो ऐसा भी होना चाहिए जो आपको एक डेट कैटेगरी के फंड में लगा दे, और कुछ पैसा एफडी वाला जो है लॉन्ग टर्म फंड में लगा दे या मीडियम टर्म में लगा दे। तो दैट मिक्स एंड मैच of both debt fund and fixed coupon securities has to be maintained in addition to the equity fund that we'll talk separately. बिल्कुल। खासतौर से जिस तरह के इंसिडेंट्स हमने होते हुए देखे हैं डेट म्यूचुअल फंड्स में, जो निवेशकों को परेशानी हुई है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसके लिए फिरोज अब बहुत जरूरी है कि अपने डेट निवेश को भी आप डाइवर्सिफाई करें। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग की तो थंब रूल होते ही हैं कि आपको अपना पूरा निवेश एक ही जगह नहीं करना चाहिए, लेकिन खासतौर से पिछले 1 साल में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं डेट को लेकर, बहुत जरूरी है कि आप डाइवर्सिफिकेशन का रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कविता जी, डिवर्सिफिकेशन इज वेरी क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उसका समाधान आपको पोर्टफोलियो लेवल प्लानिंग करने पे ही मिलेगा। डेट को इंडिविजुअली खरीदने के बदले अगर पोर्टफोलियो लेवल प्लानिंग हो तो अच्छा होगा। तो स्टेप 1, अपनी टाइम फ्रेम्स को डिसाइड करें। रेकमेंडेड टाइम फ्रेम फॉर टैक्स एफिशिएंसी, जैसे डीपी साहब ने कहा कि एफडी में टैक्स लगता है, इंटरेस्ट इनकम लगता है, कैपिटल गेन मिल सकता है आपको डेट स्कीम्स पे 3 साल तक का निवेश अगर होल्ड करें तो। सो स्टेप 1, टाइम फ्रेम्स को डिसाइड करें। उसका रिस्क फ्री रेट देखें कि आज 3 साल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेपर पे सिर्फ 4.5% की इंटरेस्ट मिलती है। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेंड किया 3 साल या 4 साल के पेपर पे तो 4.5 मिलता है। अब डेट फंड्स खरीद के या थोड़ी सी ज्यादा रिस्क लेके, इंटरेस्ट रेट रिस्क लेके या फिर थोड़ी सी क्रेडिट रिस्क लेके अगर आप 6.5 तक पहुंच पाए देन इट इज अ वेरी गुड आइडिया। सो 5 स्कीम्स मिनिमम खरीदनी चाहिए मेरे हिसाब से। 4 कैटेगरी स्पेसिफाई की थी मैंने, उनमें से अगर आप 5 स्कीमें चुने और ये देखें
कि 60% पैसा, 50 से 60% पैसा जीसेक में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो और गवर्नमेंट बैक्ड पीएसयूज में हो, एंड बाकी जो पैसा है रेसिडुअल लार्ज पोर्शन अगर ट्रिपल ए में हो, तो आपका एक रिस्क जिसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क, जो बहुत महत्वपूर्ण रिस्क है, क्योंकि वो रिस्क अगर होता है तो आपके पैसे पूरी तरह से डूब सकते हैं उस बॉन्ड के। सो क्रेडिट रिस्क फ्रक्टिफाई ना हो, इसीलिए जीसेक, पीएसयू, ट्रिपल ए में अगर 80-85% पैसा आपका लग गया और 10 से 15% अगर आपने डबल ए में भी रखा और एटलीस्ट 50-60 कंपनियों को आपके पैसे लेंड हो जाएं इन टर्न, तो डिवर्सिफिकेशन इज टेकन केयर एंड आपकी क्रेडिट रिस्क इज टेकन केयर एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इन 4 कैटेगरीज में अच्छी कॉम्बिनेशन चूज करने से आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं और जीसेक के मुकाबले 1.5% ज्यादा कमाने की क्षमता रख सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर की काबिलियत डबल ए पेपर भी खरीद के आपको रिटर्न देने की होती है। उसमें आपने अगर 10-15% पैसा लगा दिया अपना और बाकी 85 इसमें लगाया, दैट्स अ गुड डिवर्सिफाइड रोबस्ट डेट पोर्टफोलियो। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अपने लक्ष्यों के लिहाज से हम डेट म्यूचुअल फंड्स को कैसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो हम चर्चा कर रहे हैं आज डीपीजी, वो डेट निवेश में पोर्टफोलियो लेवल पर किस तरह की प्लानिंग आपको करनी चाहिए उस पर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो अगर मैं अलग अलग लक्ष्यों के लिहाज से समझना चाहूँ तो कब हमें डेट में एंट्री करनी चाहिए और कैसे उसे ट्वीक करते रहना चाहिए, क्या बाजार की चाल के मुताबिक करना चाहिए या हमारे जो लक्ष्य हैं उनके करीब आने के मुताबिक हमें निवेश में बदलाव करना चाहिए? देखिए, जहां तक डेट इन्वेस्टमेंट का सवाल है, दिस इज वेरी मच अकिन टू सेविंग्स एंड सी व्हेन यू आर पुटिंग मनी इन डेट फंड्स, डेट पोर्टफोलियो, तो आपको इस तरह की चीज का लक्ष्य, ठीक है, अगर आपको 5 साल के बाद चाहिए तो एक आज की डेट पे आप एक अंदाजन लगा सकते हो कि 6 से 7% की रिटर्न आ जाएगी या इससे 1% ऊपर नीचे और भी आ सकती है। तो उसके हिसाब से आपको 4 या 5 साल के लक्ष्य के हिसाब से अगर लगाना है तो ये जो हमारे फंड है, इनकम फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड जो है, इनमें पैसा लगाया जा सकता है। तो लक्ष्य के अगर हिसाब से, अगर शॉर्ट टर्म लक्ष्य के हिसाब से देखो तो अगेन टू, एज आई सेड, अगेन टू सेविंग्स, तो आपको जो ब्याज की जो उसमें बढ़ोतरी होगी वो तो 5 या 6% के हिसाब से मैक्सिमम उसमें आ सकती है आज के समय के हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको जितना पैसा चाहिए आफ्टर 2 इयर्स, तो 1 to 3 ईयर वाली जो कैटेगरी है जिसमें हमने मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म फंड की बात की है, तो उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके अपना पैसा उसमें लगा सकते हैं। पर तो एक ये धारणा है, ये थोड़ा सा मैं आपकी क्वेश्चन से एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ कि ये जो SIP होती है वो इक्विटी में ही होती है, ऐसा नहीं है। ऐसे भी आप डेट फंड्स में भी कर सकते हैं। अगर आपका हर महीने सपोज आपका बचत का पैसा करीब 20,000 रुपये या 15,000 रुपये, कोई भी अमाउंट ले लो, सपोज कोई व्यक्ति है जो 15,000 रुपये महीना उसका बचत का लक्ष्य है, तो उसमें से उसको चाहिए कि 12,000 रुपया कम से कम डेट कैटेगरी में लगा दे, जिसमें से आधा पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में और आधा लॉन्ग टर्म में लगा दे और 2 या 3,000 की इक्विटी में SIP कर दे। और तीनों का जो सुमेल होगा वो आपको एक अच्छी रिटर्न दे सकता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है। अगर आप इस सुमेल की बात करेंगे तो जो आप डेट फंड के रिटर्न आज की डेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे 2 या 3% एक्स्ट्रा आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल। राइट, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स में टैक्स ट्रीटमेंट के लिहाज से कितना डिफरेंस है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से, और कैसे आपको इसे अपने फायदे में लाना चाहिए, इस पर करेंगे बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। SBI Mutual Fund presents CNB Season 5. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 5 का ये खास एपिसोड, जहां पर हम डेट निवेश पर बारीकी से कर रहे हैं चर्चा। और फिरोज, अब बारी आती है डेट में टैक्स के एंगल को समझने की, टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझने की। तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में, तमाम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट है टैक्स का, ये बताएं। डेट की जो टैक्सेशन है उसको, हर टैक्सेशन को आपको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 2 इंपॉर्टेंट चीज है, कितना वक्त रहना पड़ता है लॉन्ग टर्म की कैटेगरी को पार करने के लिए, शॉर्ट टर्म को पार करके लॉन्ग टर्म में जाने के लिए, ये एक अहम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद टैक्स की रेट क्या है,
ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो दो अलग चीजों की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। पहले ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में पहुंचने के लिए आपको कितनी अवधि तक निवेश को बरकरार रखना पड़ेगा। डेट कैटेगरी में लॉन्ग टर्म की जो निवेश की क्राइटेरिया है वो 3 साल है, जो 1095 दिन होते हैं, 1095 डेज से ज्यादा अगर आपने 1097 टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप लॉन्ग टर्म के हकदार होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आप आ चुके होंगे। अगर उससे नीचे है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि लॉन्ग टर्म भरे या शॉर्ट टर्म भरे। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि किस रेट पे भरना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में है तो 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस लगता है आपको। अगर आपने लॉन्ग टर्म की पेशेंस दिखाई और 3 साल पार कर लिया तो 20% प्लस सेस प्लस सरचार्ज ये लगता है आपको। इसमें आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट भी मिलती है, वो तीसरा पहलू है। आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। अगर आपने 195 दिन या 3 इयर्स से पहले निकाल लिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स आपकी रेट होगी मार्जिनल टैक्स रेट, मतलब आपके उस साल की कमाई के हिसाब से जिस इनकम टैक्स स्लैब में आप होते हैं उसी स्लैब रेट के हिसाब से आपकी टैक्सेशन लगती है। तो 3 इयर्स होल्ड करना जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, और रेट है 20% लॉन्ग टर्म में और सेस प्लस सरचार्ज, और शॉर्ट टर्म में मार्जिनल टैक्स रेट, मतलब आप जिस स्लैब में आपका उस साल का टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में आप रहते हैं उसी स्लैब रेट के हिसाब से आपकी टैक्सेशन हो जाती है। इसके बाद कविता जी लंबी स्टोरी है बट इंडेक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म निवेशक को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में एक और सुविधा है जिससे आप अपनी टैक्स की रेट को घटा पाते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्सेशन। सेक्शन 48 के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन मिलती है। सेक्शन 48 ये कहता है कि जो भी महंगाई है इस साल की, अगर समझिए आपको 8% का ब्याज साल दर साल मिला 3 सालों में और महंगाई 4% रही, तो हर साल अगर महंगाई 4% रही तो आपको पूरे 8% पे टैक्स नहीं भरना होगा। सिर्फ महंगाई के ऊपर जितनी कमाई आपकी हुई है विच इज 8 माइनस 4, जो बचा हुआ 4 है उसी पे आपको टैक्स भरना पड़ता है 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। तो ये इंडेक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से ही डीपी साहब कह रहे थे कि एफडी के मुकाबले डेट फंड्स में टैक्सेशन कम होती है क्योंकि कैपिटल गेन भी मिलता है और इंडेक्सेशन की सुविधा भी प्राप्त है, जो इक्विटी फंड्स को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। और बिल्कुल आपने काफी विस्तार से समझाया यहाँ पर इंडेक्सेशन का किस तरह से हमें इस्तेमाल करने को मिलता है डेट म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन जहाँ तक रिटर्न्स की बात है डीपी जी, क्या आपको लगता है कि महंगाई को बीट करता है डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न? बिल्कुल बीट करता है अगर आप इसको 3 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं और अपना टैक्सेशन का जो पूरा बेनिफिट लेते हैं तो उसमें वो बिल्कुल बीट करता है, हर हालत में बीट करेगा। क्योंकि ये बात तो आप मान के चलिए कि अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे और अगर आपका ब्याज दर नीचे जा रहा है तो आपको जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो कूपन मिलता है फिक्स डिपॉजिट से उस पर ज्यादा आपको रिटर्न मिलने ही वाला है। उसके ऊपर अगर वो आप एफडी में लगाते हैं तो आपका हर साल एक्रूवल के ऊपर आपका टीडीएस कटता है। जबकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक और भी चीज इसी चर्चा में ये बात भी आ जाएगी कि म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन के ऊपर टीडीएस का कोई प्रावधान नहीं है। टीडीएस कुछ नहीं होता, ये म्यूचुअल फंड के ऊपर आपके ऊपर जो भी टैक्स लगना है जब आप उसको एनकैश करते हैं उस वक्त आपको शुरू से जब आपने पैसा लगाया और जब आपने पैसा निकाला पूरे पीरियड का 3 साल से ऊपर वाला अगर पीरियड होता है तो पूरे पीरियड का जितने फाइनेंशियल ईयर उसमें अगर निकल गए तो उन फाइनेंशियल ईयर्स की ब्याज को इंडेक्सेशन जो आपकी महंगाई दर है, महंगाई दर को उसमें से कम करके जितना बचेगा उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। तो ये डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत ही उम्दा फायदा है, जिसकी वजह से ये हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करेगा ही करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। परंतु वही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल से ऊपर के लिए लगाया, क्योंकि वही है देखना ये बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के डेट फंड में पैसा लगा रहे हो।
जैसे एक एफएमपी भी होती हैं, जो एफएमपी आज की डेट में ज्यादा चर्चा में इसलिए नहीं है क्योंकि ब्याज दर इतनी कम हुई है, उसमें तो आपका ब्याज दर जो होता है या रिटर्न है मोर और लेस फिक्स हो जाती है आज के रेट के हिसाब से। तो आजकल क्योंकि जब वो रेट ज्यादा होता है ब्याज दर, तो उस वक्त वो रहती है काफी जिसको प्रचलित रहती हैं, तो आजकल वो ज्यादा इतना अट्रैक्शन में नहीं है। परंतु जो दूसरे ओपन एंडेड डेट फंड्स हैं जैसे जिनकी हम बात कर चुके हैं, उन पे हमेशा ही आपको बेटर रिटर्न करीब करीब मिल जाता है। फिरोज, अभी जो दर्शक हमारा शो देख रहे हैं और खासतौर से अगर मैं पैंडेमिक की स्थिति में समझना चाहूँ, अगर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी हो तो अब कैसे इक्विटी और डेट का मिक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए हमें। अगर आप किसी भी 30 साल के शख्स का उदाहरण ले जो कमा रहे हैं और उनके कुछ फ्यूचर गोल्स हैं जिसमें रिटायरमेंट भी शामिल है, जो अहम गोल होते हैं आपकी जिंदगी के, लेकिन फिलहाल इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत को समझते हुए स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में डेट की एलोकेशन कैसी होनी चाहिए, ये बताएं। अगर एक 30 इयर्स के इंडिविजुअल की एग्जांपल ली जाए तो उनके गोल्स को दो कैटेगरी में, दो भागों में बांटना बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्योंकि ये 30 इयर्स के हैं तो मैं लेस देन 10 इयर्स कहूंगा शॉर्ट टर्म, एंड रियली लॉन्ग टर्म 10 इयर्स प्लस कहूंगा। शॉर्ट टर्म गोल्स में आई थिंक 20% से 25% भी डेट हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स में 10% से ज्यादा की डेट की जरूरत नहीं है। स्पेशली अगर 10 साल के ऊपर की अवधि है तो इक्विटी फंड्स बहुत काम आएंगे महंगाई को मात देने में। तो शॉर्ट टर्म में 75-25, शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन इसमें 10 साल है क्योंकि आपने उम्र 30 साल बताई है। 10 साल शॉर्ट टर्म नहीं होता जनरली इन नॉमेनक्लेचर, बट एक 30 साल के व्यक्ति के लिए 10 साल गोल्स को शॉर्ट टर्म कहा जा सकता है। सो 75-25 और दूसरी बकेट में 90-10, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा एसेट एलोकेशन के हिसाब से। सेकंड, ये बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी इंसान जिसकी पीपीएफ एंड ईपीएफ अकाउंट्स हैं उसको डेट में कैटेगराइज करें, और वो भी एक अच्छा डेट जरिया है। जैसे अगर आपकी मंथली सैलरी में से ईपीएफ जा रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड आपका खुद का कंट्रीब्यूशन मिला के जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली उसको डेट माना जाएगा। तो 25% में से जो आपको डेट में लगाने हैं, अगर आपके 5 या 10% ईपीएफ में ऑलरेडी एलोकेटेड हैं इनवॉलंटरली, मतलब आपने चेक नहीं काटा बट ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसको इनवॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं, राइट। तो बचा 15% आपको डेट में डालना है, डेट फंड्स के माध्यम से ही डालना है, क्योंकि जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कविता जी, डिवर्सिफिकेशन का दूसरे माध्यमों से नहीं मिलता है आपको। अगर आपने कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट की तो डिवर्सिफिकेशन बहुत आपने उसको डिसरेस्पेक्ट किया होगा। अगर आप एनसीडी खरीदते हैं या परपेचुअल बॉन्ड खरीदते हैं मार्केट से, इसमें डिवर्सिफिकेशन ठीक से हो नहीं पाता है। तो मैं फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड आनंद राठीज पर्सपेक्टिव 15% जो है अपार्ट फ्रॉम ईपीएफ वो जाएगा सिर्फ डेट फंड में, और डेट फंड की 16 कैटेगरीज ये दर्शाती हैं कि देयर इज अ डेट फंड फॉर एवरीबॉडी इन दिस कंट्री। आपको चुनना आना चाहिए और थोड़ी समझ आपको बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू लुक बियॉन्ड डेट फंड्स एंड पीपीएफ ईपीएफ। हमने शुरुआत में कहा कि हम एसआईपी के जरिए भी डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, तो एसआईपी और एसटीपी की रणनीति क्या डेट फंड में भी हम अप्लाई कर सकते हैं? ना, एसआईपी की तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर एसटीपी की तो जो है मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कि टेक्निकली नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर कोई उसका कोई औचित्य नहीं बनता। तो उसके लिए यह है कि आप लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म फंड से लॉन्ग टर्म में जाएंगे या शॉर्ट टर्म से आप इक्विटी में जाते हैं फिर तो ठीक है, बट विद इन डेट फंड टू डेट फंड एसटीपी का कोई ज्यादा औचित्य नहीं बनता। परंतु एसआईपी जरूर कर सकते हैं हम, क्योंकि आज अगर मेरी ये आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं हर महीने 25,000 रुपये कमा सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, 20,000 रुपये मैं कर दूंगा उसको डेट फंड में और 5,000 रुपया मैं उसको इक्विटी में कर दूंगा, या मैं 10,000 कर दूंगा शॉर्ट टर्म डेट फंड में जो कि मेरे लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखेगा, 10,000 मैं लॉन्ग टर्म डेट में कर दूंगा और 5,000 रुपया मैं इक्विटी में जरूर डालूंगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जब तक 20% का जो कम से कम
पैसा इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं डालता तो वेल्थ क्रिएशन तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएशन करना है तो उसके लिए डालना ही पड़ेगा। परंतु अगर मेरे को लगता है कि आज की डेट में मैं एक मुफ्त मेरे पास पैसा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को इक्विटी में डाल देना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, तो उसके लिए सलाह यही होगी कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। आपको हर लेवल पे पैसा डालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप SIP के जरिए आप अपने डेट फंड में अकोमुलेट करते रहिए और जब भी आपको ठीक लगे वहां से STP करके आप धीरे धीरे इक्विटी में जा सकते हैं। वो एक बहुत बढ़िया एक तरीका रहेगा आपको लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करने का और उसको संभालने का। ऑलराइट, चलिए इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार डेट निवेश पे चर्चा बरकरार है, बने रहें। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला 5। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहला कदम के सीजन 5 का ये एपिसोड, जहां पर हम डेट निवेश पे बात कर रहे हैं। और अब इस शो के आखिरी पड़ाव में हम आ गए हैं, जहां पर अब हम फिरोज से समझेंगे कि मौजूदा स्थिति में अगर 16 कैटेगरीज में से आपको कोई डेट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना हो, डेट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना हो, तो उनकी रिकमेंडेशन क्या होगी, किस तरह के डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। फिरोज। कविता जी, आई थिंक 6 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, 2 भाग में बांटने चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट डेट फंड्स, दूसरे पार्किंग वाले डेट फंड्स, जिसमें आप मोमेंटरीली अपना इमरजेंसी फंड या कोई भी और पार्किंग के लिए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के जो आज बहुत महत्वपूर्ण 4 कैटेगरी है मेरे हिसाब से मैं बता देता हूं। बैंक PSU फंड, मीडियम टर्म फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स। ये 4 कैटेगरी काफी हैं कोई भी डेट पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आज की सिचुएशन में। और पार्किंग के लिए अगर आपको मोमेंटरीली अपना पैसा पार्क करना है तो लिक्विड फंड्स एंड मनी मार्केट फंड्स, ये 2 फंड्स कैटेगरीज में आप अपना इमरजेंसी फंड या कोई भी ऐसा पैसा जिसमें आपको इमीडिएटली पैसे की जरूरत पड़े और आपको एक दिन में मिल जाए विदाउट प्राइस रिस्क, ये 6 कैटेगरीज बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। आई थिंक थर्ड नीड डेट फंड की ये होती है कि जैसे गोल पास में आए अपने पैसे को इक्विटी में ना रखें, सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करें और डेट फंड्स में जाएं। तो उस डेट फंड में जाने के लिए आपको लिक्विड फंड का प्रयोग करना है। इक्विटी टू लिक्विड फंड STP आप कर सकते हैं। जी, लेकिन डीपी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपने इक्विटी में निवेश किया हुआ है तो जैसा ही आपका लक्ष्य नजदीक आए तो आपको पैसे निकाल के डेट में डाल देने चाहिए। अब ये रणनीति कोई कैसे बनाए, खासतौर से वो शख्स जो कि रिटायर होने वाले हों, क्योंकि उनको तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पूरी बदलनी होगी। तो इक्विटी के बाद पैसे निकाल के डेट में कैसे एलोकेट करने चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा हमें प्रकाश डालें। मेरे हिसाब से अगर आपने रिटायरमेंट के लिए इक्विटी में निवेश किया है तो कम से कम 6 महीने पहले जब आप रिटायर होने वाले हैं तो अपने उस निवेश को निकाल के डेट फंड में डाल सकते हैं और डाल देना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का जो करेक्टर ही ऐसा है कि वो काफी वॉलेटाइल रहती है। अगर आपने अपने रिटायरमेंट का लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं और आपका रिटायरमेंट अगले 6 महीने में होने वाला है तो उसका एक बड़ा पोर्शन, मैं ये नहीं कहता कि 100%, एक बड़ा पोर्शन जो कि आपने अपने प्लानिंग के हिसाब से, अपने फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से रखा है, उतना जरूर निकाल लीजिए। और कभी ऐसा नहीं होगा कि इक्विटी आपने सोचा कि मेरा इस डेट तक 50 लाख हो जाएगा तो 50 ही होगा, और 50 की जगह 60 भी हो सकता है, 50 की जगह 45 भी हो सकता है। अगर 50 से 60 हुए तो आप ये कर सकते हैं कि आप 60 में से 50 जो आपका लक्ष्य था उतना निकाल लीजिए, बाकी रहने दीजिए। अगर आपका उससे कम है तो भी आपको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते अफोर्ड कि आपका पैसा और कभी कम हो जाए। तो 6 महीने की अवधि मेरे हिसाब से सही है कि कम से कम 6 महीने पहले उसको निकाल लेना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उम्मीद करती हूं कि निवेशकों ने तमाम बातें नोट कर ली हो। और देखिए, डेट म्यूचुअल फंड्स में जो भी हमने देखा है कि पिछले साल से निवेशकों को दिक्कतें होनी शुरू हुई हैं, ये सब तब जाएंगी जब आप अपने निवेश को लेके तमाम बारीकियां समझेंगे, अपने निवेश को लेके वो पूरा होमवर्क करेंगे और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक ही एक निवेश रणनीति बनाएंगे। और हर कदम पर आपकी सहायता करने के लिए पहला कदम तो मौजूद है ही। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। SBI Mutual Fund presents CNBC आवाज पहला कदम।